हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करेंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में आज हम लोग का डे 5 है। यहाँ पे डे 4 लिखा गया है, इसको हम लोग 5 कर लेते हैं और हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग का 5वां दिन है करेंट अफेयर का। डेली हम लोग शाम 4 बजे करेंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग का लगातार 5वां दिन है। बीच में हम लोग 2 दिन की करेंट अफेयर हम लोग की छुट्टी हुई है, जिसको हम लोगों ने वादा किया था कि एक ही दिन में 2 दिन करेंट अफेयर करके जो गैप हुआ है उसको पूरा कर लेंगे। तो जस्ट अभी चूंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये जो बीच का 2 दिन का अपना एक गैप हो गया है उसको पूरा कर लिया जाए। तो जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले 4 क्लास और हो चुकी है, उसको जरूर देख लें। और आज हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर माह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो फिर हम लोग कल नवंबर माह के करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर माह का करंट अफेयर आज खत्म हो जाएगा। आज हम लोग करंट अफेयर में जिस टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं एक बार उस टॉपिक को देख लेते हैं। तो जो कपिला अभियान चला गया है और हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर कलाम के बर्थडे में चला गया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसमसा से लेके जो फैक्ट्स हैं उसको देख लेंगे। अधिवक्ता चैम्बर्स की भी स्थापना जो की गई है उस पर, डेजर्ट नाइट अभ्यास जो है, भारत मिशन इंडेक्स जो है, ठीक है, और या इस तरह से हम लोग ये पराक्रम दिवस, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, अटल नव प्रवर्तन मिशन, सेन सूचकांक और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको खत्म कर लेंगे। और दोस्तों, डेली करंट अफेयर का और जीएस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के लिए यूपीएससी हिंदी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी चूंकि करंट अफेयर के प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो हम लोग का जीएस का प्रोग्राम है जिसको हम लोग टेस्ट के माध्यम से करने वाले थे, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। आप नेक्स्ट मंथ में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि नियर अबाउट 3 मई से 4 मई के बीच में हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे। जो हम लोग का जीएस का डेली हम लोग एक टारगेट किए थे 3 से 4 मई। इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि एक्चुअली हम लोग को 29 को हम लोग को निकल जाना है दिल्ली में, जो कि हम लोग का इंटरव्यू है, गौरव सर का इंटरव्यू है यूपीएससी का। तो इसलिए इस बीच में टाइम निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जीएस के बैच और जो डेली जीएस टेस्ट स्टार्ट करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो एक सीरीज रहेगा, जो कि करंट अफेयर की ही तरह नियमित तौर पर चालू किया जाएगा, उसको हम लोग मई में रखते हैं। कोशिश एकदम पूरी कोशिश रहेगी कि मई में उसको स्टार्ट कर लिया जाए। तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर की आपकी जल्दी जल्दी क्लास ले ली जाए ताकि आपकी कोई क्लास छूटे नहीं। आइए हम लोग आज का पहला जो टॉपिक है उसको खत्म करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कपिला अभियान। ये तो ध्यान देंगे, ये कपिला पशु आहार नहीं है, ये कपिला अभियान शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। क्वेश्चन का आंसर सीधे बता दिए हैं, बट एक बार इसको समझेंगे हम लोग। ध्यान देंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अभी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी 89वीं जयंती मनाई गई है। ध्यान देंगे 89th जयंती थी इनकी अक्टूबर माह में। इनके जयंती के अवसर पर एक कपिला अभियान स्टार्ट किया गया जिसका नाम है, फुल फॉर्म अगर हम देखें तो बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए एक कलाम कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। कह रहा है पहला क्वेश्चन तो डायरेक्टली जो पूछ रहा है उसी को देख ले। तो कह रहा है कि किस मंत्रालय की पहल है, तो स्टार्ट में क्वेश्चन में ये हम बोल दिए शिक्षा मंत्रालय की पहल है। इस चीज को ध्यान देंगे। मानव संसाधन मंत्रालय जो था उसी का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बेसिकली हम देखेंगे इस अभियान का एम क्या है, इस अभियान का टारगेट क्या है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो इस अभियान का टारगेट है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए जो प्रक्रिया है उस सही प्रक्रिया का उनको जानकारी देना और अपने अधिकारों यानी पेटेंट से रिलेटेड जो अधिकार है उनके उसके बारे में जागरूक होना। बेसिकली हम लोग देखेंगे भारत में पेटेंट बहुत कम होते हैं। पेटेंट कम होने के पीछे के कई रीजन है। एक तो देखेंगे कि R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में जो स्टूडेंट्स हैं, भारतीय विद्यार्थी हैं, उनकी रुचि कम होती है। सेकंड देखेंगे प्रायः क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो छात्र जाते भी हैं, पेटेंट के प्रोसेस क्या है वो उनको सही से पता नहीं होता है। यही रीजन है कि पेटेंट में काफ़ी देरी होती है, जिसकी वजह से उनकी पेटेंट गलत हाथों में भी लग जाती है। कितनी बार पेटेंट मिल भी नहीं पाता है, उनका दुरुपयोग हो जाता है उनकी R&D का। तो उनको उनकी पेटेंट को जस्टिस मिल सके, उनको एक पेटेंट कराने के लिए जो आवेदन प्रक्रिया उनकी सही जानकारी मिल सके ताकि R&D को बढ़ावा मिल सके। क्योंकि देखेंगे भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि R&D में कमी होना। किसी भी सेक्टर की आप देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में R&D की कमी है, ठीक है। आप भारत के किसी भी सेक्टर की समस्या ले लीजिए तो सबसे बड़ी समस्या है कि पर्टिकुलर उस एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कमी होना। आगे हम लोग देखेंगे, एक सेकंड दोस्तों बस।
आगे हम लोग देखेंगे तो इस जो इंपॉर्टेंट और फैक्ट है, तो एक फैक्ट ये है कि हाल ही में बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह मनाया गया। ध्यान देंगे, यहां पे लिख लेते हैं बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह। ठीक है, इसको आप लोग लिखते भी रहिए, बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह मनाया गया। अब बात आती है कि ये बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह कब मनाई गई। तो ध्यान देंगे कि बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह 15 से 23 अक्टूबर के बीच में मनाई गई है। 15 से 23 अक्टूबर के बीच में मनाई गई है। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, इसको सब लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये आ जाता है, इसको हम लोग ग्रीन प्रिंट से कर लेते हैं कि नवाचार संस्थान परिषद की स्थापना। ध्यान देंगे, नवाचार संस्थान परिषद की स्थापना, जो यूपीपीसीएस पूछ सकती है वो सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए जा रहे हैं। की स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2018 में की गई थी। यानी कब की गई थी? तो 2018 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ताकि हम लोग भी जो इस एक कंटिन्यूटी है उस कंटिन्यूटी को बना सके। क्योंकि देखिए, मोटिवेशन नहीं मिलेगा अगर जो हमारे प्रोग्राम है और उस पर व्यूज़ नहीं जाएंगे। आप लोग प्रोग्राम और बेहतर बनाया जाए या कुछ सुझाव भी देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, मतलब आप लोग सुझाव के तौर पे, आलोचना के तौर पे कुछ भी लिखिए, बट आप कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में अपने जो सुझाव हैं उसको जरूर दे दीजिए। साथ ही साथ इस प्रोग्राम को यदि आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि ये बेनिफिट है, मेरा मानना है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आयोग जो भी एग्जाम कराती हो, चाहे वो यूपीपीसीएस की एग्जाम हो, चाहे आने वाले दिनों में आरओ का एग्जाम हो या अन्य एग्जाम को कंडक्ट करा जैसे एग्रीकल्चर वगैरह के एग्जाम है, उन सभी एग्जाम में ये करंट अफेयर प्रोग्राम बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस उस वक्त पता चलेगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम लोग देखें, सेकेंड हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है ट्रांस वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान देंगे, ट्रांस वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया गया है, वे असंतृप्त वसा का एक रूप है। पहला कह रहा है कि ट्रांस वसा के संदर्भ में ये असंतृप्त वसा के एक रूप है। सेकंड कह रहा है कि ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों में आते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ट्रांस वसा के संदर्भ के बारे में सुन लेते हैं। अभी रिसेंट में एक चीज़ ध्यान देंगे कि न्यूज़ में ट्रांस वसा क्यों रही है कि WHO, जिसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, तो आप लोग हमको बताइए कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्तमान में WHO का अध्यक्ष कौन है, और तीसरा बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ये 3 होमवर्क कर लीजिए फैक्ट के तौर पे। WHO ने क्या किया है कि हाल ही में अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है ट्रांस फैट से खुद को मुक्त कराने के लिए, वर्ल्ड को मुक्त कराने के लिए, और वो WHO का, ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे पेपर में आ सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। WHO का टारगेट क्या है कि 2022 तक वर्ल्ड को ट्रांस फैट मुक्त बनाना। इसकी नुकसान को देखते हुए टारगेट उसका कि वर्ल्ड को ट्रांस फैट मुक्त बनाना। भारत सरकार ट्रांस फैट को लेके कितनी सचेत है, आप इतने से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि WHO के टारगेट के 1 वर्ष पूर्व ही, 1 साल पहले यानी 2021 तक हम लोग क्या करेंगे, खुद को ट्रांस फैट मुक्त करने का एक संकल्प लिया है। आप समझ सकते हैं कि जो वर्ल्ड का टारगेट है उसके पहले भारत का टारगेट है कि हम खुद को फ्री कर लेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की यहीं से समझ आइए। तो एक तो यही प्रीलिम्स के फैक्ट के तौर पे आ सकता है यूपीपीसीएस में। स्टेटमेंट में अगर जाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग समझे कि तो ट्रांस फैट होता क्या है। ट्रांस फैट बेसिकली एक असंतृप्त वसा का एक रूप है। ट्रांस फैट क्या है? असंतृप्त वसा का एक रूप है। असंतृप्त वसा का एक रूप है, एक रूप है। ये प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूप में पाते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट यही लिखा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम लोग फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे नोट करके आप लोग लिख जाइएगा अपने नोट्स में। 2018 में यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, 2018 में WHO ने
WHO ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति से ट्रांस वसा को खत्म करने की योजना पे काम करना शुरू किया। ट्रांस वसा को यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रांस वसा को खत्म करने की योजना पे काम करना शुरू किया। तो 2018 पे काम करना शुरू किया। 22 का टारगेट है, लेकिन इंडिया का टारगेट 1 वर्ष पूर्व ही है 2021 में। आते हैं हम आज के 43 नंबर क्वेश्चन पे, और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अधिवक्ता चैम्बर्स का शिलान्यास किस जिले में किया गया। तो ये स्वयं योगी आदित्यनाथ का जो होम टाउन है, जिसको हम लोग गोरखपुर कहते हैं, तो गोरखपुर में ही अधिवक्ता चैम्बर्स की शिलान्यास किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिशन लिखा हुआ है, एक बार भारत मिशन इंडेक्स लिख दिया है। एक्चुअली ये है इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। भारत इनोवेशन इंडेक्स है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग देख लेंगे। तो भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में यूपी की कौन सी रैंकिंग आई है, कौन सा स्थान मिला है, ये बताना है, ठीक है। इनोवेशन के दिनों में, हाल के दिनों में देखेंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफ़ी काम कर रही है। नीति आयोग इनोवेशन के ऊपर रिपोर्ट्स कंटिन्यूटी के साथ देती रहती है। तो ध्यान देंगे इस बार जो यूपी की रैंकिंग है, जो कि अपने लिए यूपी स्पेशल में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, यूपी को 9वीं रैंक मिली है, 9th रैंक मिली है, 9th रैंक मिली है। अगर आपको मार्क्स पूछ दें कि यूपी को कितने अंक मिले हैं, तो हम लोग लिखेंगे 22.85 अंक के प्राप्ति के साथ इसको 9वीं रैंक मिली है उत्तर प्रदेश को। बात आती है कि भारत इनोवेशन इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया गया, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, तो नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन है डेजर्ट नाइट 21, जो कि एक वायुसेना युद्धाभ्यास है। ध्यान देंगे किसके मध्य संपन्न हुआ। तो ध्यान देंगे अभी रिसेंट में भारत ने राफेल जिस देश से मंगाया है उसी देश के साथ संपन्न हुआ है, यानी भारत और फ्रांस के बीच में। आप एक चीज याद रख लेंगे कि राफेल, कितनी राफेल, सीधी लिख देते हैं, कितनी राफेल भारत आएंगी, यानी भारत खरीद रहा है। पहला क्वेश्चन एक बार ये देख लेंगे। दूसरी बात, कितनी खेप में, देखिए एक साथ सारी राफेल नहीं आ रही हैं, कितनी खेप में भारत आ रही हैं, एक बार इसको देख लेंगे। ये 2 फैक्ट देख लेंगे, क्योंकि राफेल पे काफ़ी तनातनी मची हुई है। रिसेंट में भी अभी देखेंगे कि एक कोई रिपोर्ट के आधार, सॉरी किसी पत्र के आधार पर कांग्रेस एक आरोप भी लगा रही है बीजेपी पे कि इसकी जो डीलिंग हुई है वो किसी मीडिएटर के द्वारा की गई है, ठीक है। तो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो चुका है, देख लेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 46वां नंबर कर रहा है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में, कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किस संस्था ने लॉन्च किया। तो ध्यान देंगे इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। आरबीआई जो कि भारत की रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है, इसने इसको लॉन्च किया है। थोड़ा सा अगर हम लोग आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पेपर के वजह से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आगे हम लोग तो देखेंगे कि आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत, ध्यान देंगे, भारतीय रिजर्व, एक सेकंड, एक्चुअली एकदम समझिए लिखा इसलिए नहीं रहा है कि स्क्रीन पे काफ़ी पसीना गिर चुका है और पूरी पंखा बंद है, बिल्कुल गर्मी बहुत चरम पे है। बट चूंकि पंखे की आवाज़ रिकॉर्डिंग में आएगी इसलिए उसको बंद करके ही पढ़ाना पड़ रहा है। तो पेन जहाँ पे अगर उस पसीने पे पड़ रहा है तो वो चल नहीं रही है, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आ रही है। आगे हम लोग देखते हैं, अभी इसको लिखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, अब साफ साफ लिखाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसका जो गठन किया गया है 1 अप्रैल 1935 को। तो किस अधिनियम के तहत, तो अधिनियम है 1934 का और गठन है 1935 में। एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। ध्यान देंगे आरंभ में ये जो आरबीआई था ये प्राइवेट था, निजी स्वामित्व का था, लेकिन आगे चलकर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? वर्ष 1949 में। वर्ष 1949 में इसका
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दूसरा फैक्ट है, ध्यान देंगे स्टार्ट में जो आरबीआई है इसका जो हेडक्वार्टर था, ठीक है, जो इसका केंद्रीय कार्यालय हम लोग कह सकते हैं या तो कोलकाता में था, कोलकाता में था। केंद्रीय कार्यालय से तात्पर्य क्या है कि आरबीआई का जो गवर्नर है वहीं पे बैठता है और वहीं से नीतियां निर्धारित करता है, तो इसकी केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। बट बाद में 1937 में देखेंगे 1937 में क्या किया गया था कि 1937 में इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, यानी वर्तमान में कहाँ पे है, मुंबई में है, पहले कहाँ था, कोलकाता में था। अब हम लोग आते हैं नीचे, पराक्रम दिवस पे एक क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा पराक्रम दिवस के बारे में। इस बार मेरा मानना है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्वेश्चन इस बार बनेगा, एकदम लिख लीजिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर देखेंगे कि अभी बंगाल के चुनाव में काफ़ी डिबेट हुआ है, बंगाल में काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला है सुभाष चंद्र, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से 2 मिनट का टाइम देकर समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को 1897 को उड़ीसा में हुआ था और इन्हीं के जन्म के अवसर पर 23 जनवरी को हम लोग क्या है, पराक्रम दिवस मनाते हैं। हम लोग ध्यान देंगे पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो पराक्रम दिवस पहली बात तो कब मनाते हैं, तो 23 जनवरी को मनाते हैं, एक बात तो यही हो गई। अब बताती है थोड़ा सा हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में ध्यान देंगे आगे हम लोग थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में ध्यान देंगे। और केंद्र सरकार का डिसीजन है कि अब हर 23 जनवरी को जो कि पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के तौर पे मनाई जाएगी। थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो सुभाष चंद्र बोस आईसीएस, जो आज भारतीय सिविल सेवा है, उसको कभी आईसीएस के नाम से जानी जाती थी, आईसीएस की परीक्षा को उन्होंने 1919 में पास किया था। हालांकि बाद में राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर इन्होंने इसका त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। और 2 चीज याद रखेंगे, एक तो पूछ सकता है कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, सेकंड पूछ सकता है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ध्यान देंगे कि इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु के तौर पे विवेकानंद थे और जो इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं चित्तरंजन दास, गुरु चित्तरंजन दास। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं गुरु चित्तरंजन दास। आगे हम लोग देखेंगे तो 1938 और 1939 का जो टाइम फेज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फेज जाना था। 1938 का जो हम लोग कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का जो वो मनाया जाता था अधिवेशन, तो 1938 में क्या था कि जो अधिवेशन था 1938 का हरिपुरा में था, पहले ये ध्यान देंगे हरिपुरा में था, और 1939 वाला जो था वो त्रिपुरी में था। 1938 में ध्यान देंगे जो हरिपुरा में था इसके अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को, और 1939 वाले में भी अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये त्रिपुरी वाले से बनेगा। सुभाष चंद्र बोस का सामना यहां पे हो गया पट्टाभी सीतारमैया से, पीएसआर हम लोग लिख देते हैं, पट्टाभी सीतारमैया से। पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया, और इसके बाद से एक मतभेद, एक राजनीतिक मतभेद हम लोग कह सकते हैं या वैचारिक मतभेद कह सकते हैं, शुरू हो गया। गांधी जी से जब सुभाष चंद्र बोस का एक मतभेद शुरू होगा, वैचारिक मतभेद, फाइनली सुभाष चंद्र बोस डिसाइड करेंगे वो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे और इनकी जगह पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाएगा। यानी 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, फाइनली उसमें अध्यक्ष कौन बना, ना ही सुभाष चंद्र बोस ना ही पट्टाभी सीतारमैया, यानी दोनों जो लड़ने वाले थे वो बने ही नहीं, गुस्से में त्यागपत्र दिए और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। अब यहां से गुस्सा जब निकला, त्रिपुरी से छोड़ दिया भाई, अध्यक्ष थे, तो गुस्सा निकलेगा कहां पे, तो गुस्सा निकलेगा और वो एक नया हम लोग देखेंगे दल बनाएंगे, जिस दल का नाम होगा द फॉरवर्ड ब्लॉक। उस नए दल का नाम होगा द फॉरवर्ड ब्लॉक। आप लोग इसको अच्छे से समझ में, जिन दोस्तों को आ गया होगा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और जो ये एक नया फॉरवर्ड ब्लॉग बना था, बेसिकली इसका एम क्या था, इनका एम क्या था कि जो इनका गृह राज्य था जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल, बंगाल में वाम राजनीति के आधार को, वामपंथी राजनीति के हम लोग कह सकते हैं, वामपंथी राजनीति के आधार को प्रमोट करना, वामपंथी राजनीति के आधार को प्रमोट करना, ये इसका मोटो था। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनता है, हमको पता है जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट था, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसी डोमिनियन स्टेटस की जो यहाँ पे मांग थी, इसका विरोध किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी उसकी समर्थन में नहीं थे, उनके विरोध में थे ये। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे, उम्मीद किया गया आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग आएंगे 48 नंबर क्वेश्चन पे, अटल प्रवर्तन मिशन किसके द्वारा, नौ प्रवर्तन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, अटल नौ प्रवर्तन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। इसका सही आंसर है नीति आयोग। सेन सूचकांक का संबंध किससे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों। प्राय इसको लोग बेरोजगारी टिक कर लेते हैं, लेकिन सेन सूचकांक का संदर्भ है निर्धनता से संबंधित है। सेन सूचकांक निर्धनता से संबंधित, इसको ध्यान देंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में इसका गठन किया गया था। इस तरह से जो भी फैक्ट्स थे, जो भी करंट अफेयर के हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आपको खत्म करा दिए। सारे टॉपिक्स उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, करंट अफेयर के प्रोग्राम को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन दोस्तों को इस पूरे करंट अफेयर की PDF चाहिए, वो हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जब ये वीडियो आपको मिलेगी उसके कुछ देर बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दें, या अभी हम लोग जस्ट ही टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, ताकि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आसानी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम लोग इस करंट अफेयर के पूरे जो 50 क्वेश्चन की एक PDF है, वहाँ हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे। ईजिली आप लोग वहाँ से पा जाएंगे। करंट अफेयर की एक बार पूरी जो क्लास है, 5 क्लास हो चुकी है, ठीक है। आप लोग इस 5 क्लास को अच्छे से ले लीजिए। विश्वास मानिए, ये करंट अफेयर का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं